हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। आज के मेंस डे सेशन में हम इंडियन इकोनॉमी में से जुड़े इस सवाल को आंसर करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है, असेस व्हाई इंडियाज क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो इज मच लोअर देन ग्लोबल एवरेज एंड सजेस्ट सम वेज बाय विच इट कैन बी इम्प्रूव्ड। तो आपसे ये पूछा गया है कि क्या कारण हो सकते हैं, क्या रीजंस हो सकते हैं कि इंडिया का क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो काफी कम है। जब हम इकोनॉमी पढ़ते हैं तो उसमें हम कई सारे मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पढ़ते हैं जिससे हम ये अंदाजा लगा सके कि इकोनॉमी की कंडीशन किस प्रकार की है। उसमें इंक्लूडेड होते हैं जीडीपी, फिस्कल डेफिसिट, इन्फ्लेशन, डेट टू जीडीपी रेशियो। तो ये सारे इंडिकेटर्स के साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है क्रेडिट टू जीडीपी। प्लीज इसे डेट टू जीडीपी रेशियो से कंफ्यूज मत करना। भारत में डेट टू जीडीपी रेशियो काफी हाई है, ऑल्दो बहुत सारी इकोनॉमी से कम है, एडवांस इकोनॉमी से कम है, जैसे जापान वगैरह से कम है, चाइना से कम है। लेकिन क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो इज डिफरेंट फ्रॉम डेट टू जीडीपी। क्रेडिट का मतलब है कि कितनी लेंडिंग हुई है, कितनी लोन्स दिए गए हैं मार्केट के अंदर, चाहे वो इंडिविजुअल लोन्स हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स हो, चाहे वो कॉर्पोरेट लोन्स हो। ये सारे लोन्स को मिला के देखा जाता है क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो के कॉन्टेक्स्ट में। अगर क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो अच्छा होता है या अच्छे फिगर्स होते हैं, उसके ज्यादा नंबर उसका होता है, तो इससे ये पता चलता है कि इकोनॉमी के अंदर एटलीस्ट अ लॉट ऑफ मनी इज गोइंग इनटू द इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज, स्पेशली अगर वो क्रेडिट लॉन्ग टर्म क्रेडिट के अंदर होता है, नॉट शॉर्ट टर्म क्रेडिट के अंदर, है ना। तो उसकी टेन्योर भी मैटर करती है और सेकेंडली उसका सेक्टर भी मैटर करता है, कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा क्रेडिट ले रहा है। क्रेडिट मतलब पैसे ले रहा है, बोरोइंग कर रहा है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर है तो इसका मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर से बहुत सारे अदर एंसिलरी सेक्टर्स भी ओपन हो जाते हैं और उससे इकोनॉमी में एक ग्रोथ इंजन की तरह या इन्वेस्टमेंट साइकिल की तरह आप इस पैसे को ग्रोथ इंक्रीज करता हुआ देख सकते हो। ये सब आपने बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी में पढ़ा होता है, अगर नहीं पढ़ा है प्लीज रिविजिट कर लीजिए। दोस्तों, हमसे सवाल में पूछे गई हैं दो चीजें, एक कि भारत का क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो कम क्यों है ग्लोबल एवरेज से, और दूसरा आपने सजेस्ट करने हैं कुछ वेज, कुछ रास्ते जिनसे इसे इंप्रूव किया जा सके। हमेशा जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है इकोनॉमी के लिए, आपको डेटा प्रोवाइड करना इज द बेस्ट वे फॉरवर्ड। बेस्ट वे फॉरवर्ड का मतलब इंट्रोडक्शन के अंदर बेस्ट तरीका होता है उसे स्टार्ट करने का। भारत इकोनॉमिक लैडर में, ग्लोबल इकोनॉमिक लैडर में या साइज ऑफ इकोनॉमी के टर्म्स में काफी ग्रो कर चुका है, लेकिन अभी भी भारत का क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो 50% के आसपास है। इट समटाइम्स गोज अबव 50%, समटाइम्स गोज बिलो 50%, बट इट हॉवर्स अराउंड 50%। जबकि अगर हम बहुत सारी एडवांस्ड इकोनॉमीज का क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो देखेंगे तो वो 80%, 90% या इवन 100% के बियॉन्ड जाता है, जिसको हमने G20 पीयर्स के साथ भी कंपेयर किया। सेकेंडली, इंडियन इकोनॉमी में दो ट्रेंड्स दे सकते हो आप, ये ट्रेंड दे सकते हो या ये ट्रेंड दे सकते हो, लेकिन अगर आप इसको दो लाइनों में लिख दोगे, दोनों बातें आप बता सकते हो। क्या कि भारत का क्रेडिट के अंदर, क्रेडिट गिविंग के अंदर, लेंडिंग के अंदर एक बूम आया था साल 2008 से 2014 के बीच में, जब कंपाउंडेड एनुअल एवरेज ग्रोथ रेट CAGR जो थी वो 16.8% के आसपास थी, जबकि 2014 से 21 तक CAGR यानी कि ग्रोथ रेट ऑफ क्रेडिट जो है वो कम हुआ है, 8% के आसपास हुआ है। तो हमने एक तो एक्चुअल क्रेडिट कितना दिया जाता है वो भी बता दिया और ग्रो किस रेट से कर रहा है वो भी बता दिया। Now we have addressed both the things. We will go next to the first point of the question, that is why low credit to GDP ratio is there. तो सबसे पहले हम बिजनेस लेंडिंग में या बिजनेसेस को लेंडिंग में क्या इशू आ रहे हैं वो देख रहे हैं। सबसे पहले तो इंडिविजुअल्स की बोरोइंग ज्यादा है अकाउंट टू बिजनेसेस, नॉट इन द अमाउंट ऑफ मनी बट इन द नंबर ऑफ लोन्स दैट हैव बीन गिवन। सेकेंडली, MSME के ऊपर फोकस कम है, तो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस तकरीबन 40% जनता को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है, जीडीपी का 45% वो कंट्रीब्यूट करती है, लेकिन अभी भी उसमें लेंडिंग गैप जो है वो 250 से 300 बिलियन डॉलर्स का गैप नजर आता है। ठीक है, जिसकी वजह से हमारी जो क्रेडिट की अमाउंट है वो कम नजर आती है,
रीजंस पूछे हैं ना व्हाई दिस इज लेस। सेकेंडली, फाइनेंशियल इंक्लूजन ही इंडियन इकोनॉमी में बहुत कम है। इंडिविजुअल्स जो हैं उनके बैंक अकाउंट्स भी रिसेंट टाइम्स में खुलने लगे हैं, तो बोरोइंग या फॉर्मल सोर्सेज से लेंडिंग करना, बोरोइंग करना, ये तो बहुत नया कंसेप्ट है बहुत सारे एरियाज के अंदर। अभी भी मोस्टली इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ लेंडिंग के ऊपर डिपेंडेंट है, और उन सोर्सेज को ट्रैक करना और उसको क्रेडिट टू जीडीपी रेट के अंदर इंक्लूड करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसके साथ साथ लोगों के पास एक्सेस की कमी है। थिन फाइल क्लाइंट्स बहुत सारे हैं। थिन फाइल क्लाइंट्स का मतलब है कि उनके पास वो कोलैटरल नहीं है, वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स नहीं है जो उनकी क्रेडिट वर्दीनेस को आइडेंटिफाई करवा सकें, जिसके बेसिस पे बैंक उनको लोन दे सके। रेगुलेटरी इश्यूज भी है। तो जब से आईबीसी आया है, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड आया है, इसके दोनों इंपैक्ट देखने को मिले हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। पॉजिटिव इंपैक्ट या जो आया है वो लेंडर्स के प्रति आया है। जो लोग लोन देते हैं उनके लिए तो अच्छा है कि दे कैन प्रोवाइड लोन, बिकॉज दे नो कि अगर वो एनपीए भी हो जाता है, अगर वो कॉर्पोरेट लोन्स की बात कर रहा हूं, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी की बात कर रहा हूं, अगर वो लोन रिपेमेंट में प्रॉब्लम भी आती है तो कम से कम आईबीसी इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड से कुछ ना कुछ वो रिकवर कर सकते हैं। लेकिन बोरोवर्स की बात करूं तो बोरोवर्स को ये टेंशन हो गई है कि अर्लियर देयर यूज्ड टू बी lesser consequences for not repaying the loan, or the process could drag on for a longer period of time. बट अब जो है आईबीसी स्ट्रिक्टली इन्फोर्स होता है, इंप्लीमेंट होता है, जिसकी वजह से बोरोवर्स यानी कि जो पैसा बोरो करता है वो 10 बार सोचता है बोरो करने से पहले, इसलिए वो बोरोइंग करनी कम कर चुका है आफ्टर 2016-17। दैट इज व्हाई दिस वन फैक्टर इज ऑल्सो देयर। सेकेंड, फोर्थली दिस वन फैक्टर इज देयर कि लॉन्ग टर्म लोन्स में कमी नजर आ रही है हमें। तो बैंक्स हमेशा प्रेफर करते हैं कि हम लॉन्ग टर्म लोन्स दें। ये बैंक फॉर बक का मतलब क्या होता है कि जितना पैसा दिया है उसमें रिटर्न काफी अच्छा है। तो हमेशा जो रिटर्न आता है वो लॉन्ग टर्म लेंडिंग में आता है। इंटरेस्ट रेट की बात कर ले, टेन्योर की बात कर ले, तो लॉन्ग टर्म लेंडिंग में ज्यादा रिटर्न आएगा, शॉर्ट टर्म लेंडिंग में रिटर्न बैंक्स के पास कम आता है, इसलिए वो प्रेफर करते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लेकिन मैक्सिमम जो बिजनेसेस हैं, जो छोटे बिजनेसेस भी हैं, वो वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा बोरो करते हैं, वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा बोरो करता है। इंडिविजुअल्स भी जो है वो किसी पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट के लिए पैसा बोरो करता है, लॉन्ग टर्म जेस्टेशन के लिए नहीं, जिसकी वजह से ये क्रेडिट का अमाउंट जो है वो कम नजर आता है आपको। फिर ऑलरेडी हमारे बैंक्स के साथ ट्विन बैलेंस शीट इश्यूज चल रहे थे, जो पहले से भी चलते आ रहे थे, क्योंकि लॉसेस झेलने पड़े बहुत सारे बैंक्स को, तो उनकी प्रोपेंसिटी टू लेंड कम हो गई। ट्विन बैलेंस शीट का मतलब है कि बैंक्स की बैलेंस शीट भी खराब हो गई, क्योंकि उनकी बैलेंस शीट में नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स आ गए, और जो कॉर्पोरेट्स या कंपनीज जिन्होंने पैसा बोरो किया था और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लगाया था वो भी रिकवर नहीं कर पाए, तो उनकी बैलेंस शीट भी खराब हो गई। तो ये जो ट्विन बैलेंस शीट सिंड्रोम है, इसकी वजह से पिछले 8 से 10 साल में बैंक्स ने लेंडिंग की प्रोपेंसिटी को कम किया, और इसकी वजह से देयर हैव बीन स्टिल लेस अमाउंट ऑफ क्रेडिट दैट इज बीइंग डिस्पर्स्ड। आखिर में एक और बात इंपॉर्टेंट ये है, रीजन ये है कि भारत की बहुत लार्ज सेगमेंट ऑफ इकोनॉमी इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर काम करती है, जहां पे ट्रांजैक्शंस कैश के आधार पे किए जाते हैं, उसे रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से हम एक्सटेंट ऑफ क्रेडिट को असेस नहीं कर पाए। इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि अगर हम इनफॉर्मल क्रेडिट को इंक्लूड कर ले तो ये 50% से कहीं ज्यादा वैल्यू हो, बट अनफॉर्चुनेटली वी आर अनेबल टू इंक्लूड बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू असेस द अमाउंट एंड द नंबर्स। अब सीधा पॉइंट पे आएंगे, सजेशंस की तरफ। 150 वर्ड्स का क्वेश्चन है, इसमें इधर उधर की बातें करने का हमारे पास टाइम ही नहीं है। हम क्या सजेशन देंगे? देखो, ऐसा हम कोई जादुई ज्ञान नहीं दे सकते। रीजन कि सरकार को भी ये पता है, गवर्नमेंट एजेंसीज को भी पता है, आरबीआई को भी पता है कि दिस इज अ प्रॉब्लम विद इन इंडियन इकोनॉमी। वाई क्रेडिट शुड बी मोर, आई डिस्कस्ड अर्लियर, पहले मैंने बताया कि जब क्रेडिट ज्यादा हो जाता है इकोनॉमी के अंदर, खास तौर पे लॉन्ग टर्म क्रेडिट, तो वो इंडिकेटर है कि किसी तरीके की इन्वेस्टमेंट हो रही है। अब वो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हो रही है, कैपिटल के अंदर हो सकती है, ह्यूमन रिसोर्स के अंदर हो सकती है, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल बनाने के लिए। लेकिन इसका मतलब साफ है कि इकोनॉमी के अंदर एक इन्वेस्टमेंट साइकिल, या एक तरीके से कह सकते हो कि वर्चुअस साइकिल ऑफ इन्वेस्टमेंट शुरू हो गई है। इस वर्चुअल साइकिल ऑफ इन्वेस्टमेंट का जो मेंशन है बहुत सारी इकोनॉमिक सर्वेज में भी देखा जाता है, और जब वर्चुअस साइकिल ऑफ इन्वेस्टमेंट शुरू होती है तो इकोनॉमिक ग्रोथ को इंक्रीज मिलता है, इजाफा मिलता है। नाउ
हमारे सजेशंस वही होंगे जो गवर्नमेंट ऑलरेडी कुछ जगह कर चुकी है, बस उसको बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट करना है। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने डिजिटल बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके बहुत ज़्यादा जोर दिया है, जिसके दो कंपोनेंट है। एक है डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स और उनकी रेगुलेशन करना। ठीक है, जो नंबर ऑफ डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स की 5-6 लाख तक का एक्सप्रेस लोन दे देंगे जी, है ना, 2 लाख तक का लोन दे देंगे, इनको रेगुलेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हाँ, प्रमोट करना भी ज़रूरी है, क्योंकि फाइनेंशियल इंक्लूजन को यही चीज़ें इंप्रूव कर सकती है आज के समय में। इंस्टेड ऑफ ओपनिंग न्यू बैंक ब्रांचेस जहां पे ब्रिक एंड मोर्टार ब्रांचेस ज़्यादा हो, आज के समय में डिजिटल लेंडिंग एक अच्छा ऑप्शन है। बस सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि उसको रेगुलेट किया जा सके। आरबीआई ने रिसेंटली इसके लिए रिलेटेड फरवरी में गाइडलाइंस भी निकाली थी। ठीक है, आई होप आप ये सब पढ़ चुके हैं अपने करंट अफेयर्स में। नहीं पढ़ा है तो थोड़ी बहुत जानकारी इन चीज़ों की होनी चाहिए, मेंस एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी और प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी। रुपए क्रेडिट कार्ड के ऊपर जो आपको लोन मिलता है वो, है ना, क्रेडिट कार्ड इटसेल्फ इज अ काइंड ऑफ लेंडिंग, ऑल्दो इट कम्स इन द शॉर्ट टर्म। एमएसएमई जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज हो गया, उसके प्रति जो है 59 मिनट्स में लोन देना, है ना, पोर्टल उनके लिए खोलना, ये सारी चीजें आपने डेवलप और बेहतर करनी है। सेकेंडली, कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट को डेवलप करना है। ठीक है, सो सेवरल कमिटीज हैव आल्सो सजेस्टेड दैट इंडिया में कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट अभी इतनी वाइब्रेंट नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली एस्टिमेट किया था कि $1.5 ट्रिलियन जो है उनको पैसा चाहिए। $1.5 ट्रिलियन इज अराउंड लाख करोड़। ठीक है, तो इतने लाखों करोड़ों रुपए उनको चाहिए फॉर इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर वो चाहते हैं अगले 5 साल के अंदर नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन को इंप्लीमेंट करें। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पैसा आना कहां से चाहिए, इसके लिए बहुत सारे सोर्सेज है, जिसमें कॉर्पोरेट बॉन्ड एक बहुत बड़ा सोर्स है। भारत का कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट अभी 16% ऑफ जीडीपी के आसपास है, जबकि अगर उसको साउथ कोरिया, मलेशिया या चाइना से कंपेयर करें तो बहुत कम है। हाँ, ऐसा आप आर्ग्यू कर सकते हो कि चाइना की इकोनॉमी इस वक्त खुद डाउनटर्न से गुजर रही है, लेकिन चाइना की इकोनॉमी जो है वो पिछले 30 साल तो ठीक कर रही थी। तो कुछ चीजें आप सीख सकते हो और इंडिया के अंदर भी अप्लाई कर सकते हो, खासतौर पे साउथ ईस्ट एशियन इकोनॉमी से। फिर सेक्टोरल आइडेंटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि किनको क्रेडिट की आवश्यकता है। फॉर एग्जाम्पल, कोविड के दौरान केवी कामत कमेटी ने जिस तरीके से सेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया था, 26 सेक्टर्स को जो कोविड से सबसे ज्यादा प्रभावित थे, उसी तरीके से एवरी टाइम और एवरी ईयर देयर शुड बी एन एक्सरसाइज जिसमें प्रायोरिटी सेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। हम जो अभी पीएसएल करते हैं या प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग करते हैं, वो ये सोच के नहीं करते हैं कि वहां से रिटर्न ज्यादा आएगा, वो ये सोच के करते हैं कि वहां पे मार्केट एक्सेस टू क्रेडिट बहुत ज्यादा कम है, जैसे फार्मर्स को, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को, ये सब। तो ये जो सेक्टोरल आइडेंटिफिकेशन है, इसके थ्रू ऑलरेडी काम चल रहा है। बट अदर मेथड्स ऑफ बोरोइंग, नॉट ओनली बैंक्स बट अदर मेथड्स ऑफ बोरोइंग, इंफ्रास्ट्रक्चर बोरोइंग या इंफ्रास्ट्रक्चर लेंडिंग जो है, उसको भी आप बेहतर यहां पे बना सकते हो। रिसेंटली आपने देखा कि गवर्नमेंट ऑल्सो स्टार्टेड एन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक दैट वाज कॉल्ड नाबफेड। तो आप उसका भी मेंशन कर सकते हो कि मोर इंस्टीट्यूट्स एंड सेक्टर वाइज इंस्टीट्यूट्स लाइक नाबफेड शुड बी डेवलप्ड। ठीक है, एक्सेस टू क्रेडिट और फाइनेंशियल एजुकेशन प्रोवाइड करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि इंडिविजुअल बायर को यह लगे कि इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट से बेहतर फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट है। तो उस एक्सपीरियंस को बेहतर बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए आपने देखा होगा कि ईज फ्रेमवर्क बैंक्स ने स्टार्ट किया था। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। रेगुलेटरी मेजर्स इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। आईबीसी को अच्छे से रेगुलेट करना, आईबीसी में जो क्रेडिटर के पास कंट्रोल है, उसकी वजह से हम ये देख रहे हैं कि क्रेडिटर, द डेटर और द बोरोवर इज अंडर ट्रिमेंडस प्रेशर। तो बोरोवर्स के परसेप्शन से भी हमें रेगुलेटरी मेजर्स बनाने चाहिए। ठीक है, बोरोवर्स का परसेप्शन भी थोड़ा सा मोराल थोड़ा सा हाई करना चाहिए। अभी हमने ज्यादा फोकस किया हुआ है कि क्रेडिटर जो है वो अपना पैसा कैसे वापस ले सकता है। ठीक है, एंड लास्टली, इनोवेटिव मेथड्स ऑफ फाइनेंसिंग हमें ढूंढने चाहिए, ऑल्टरनेटिव टू बैंक लोन्स, जैसे ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स, मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, ये सब जो है प्राइवेट क्रेडिट को और ज्यादा एनहांस कर सकते हैं। तो हमारा जो टारगेट होना चाहिए वो सिर्फ ये नंबर नहीं होना चाहिए कि क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो कितना है। हमारा टारगेट होना चाहिए कि वो मीनिंगफुल इकोनॉमिक ग्रोथ में भी ट्रांसलेट करे। और इसी तरीके से आप मुझे बताएंगे कि कंक्लूजन में इसमें क्या लिखना चाहिए। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे व्हाट शुड बी द कंक्लूजन। एक थोड़ा सा हिंट मैंने आपको दे दिया। दोस्तों, इस आंसर का पीडीएफ यदि आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप निश्चय फॉर मेंस 2024 को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम मेंस डे का पीडीएफ भी शेयर करते हैं और आपको मैं रेगुलर टिप्स और सजेशंस भी देता रहूंगा आने वाले समय में कि मेंस आंसर राइटिंग को कैसे इंप्रूव किया जाए।
इफ नॉट स्टार्टेड ऑलरेडी, प्लीज आप आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं, जहां पे मैं आपको आपके आंसर्स को डेली इवैल्यूएट करवाऊंगा। मतलब आप डेली एक आंसर लिखेंगे, उस आंसर की इवैल्यूएशन 24 आवर्स से 48 आवर्स के बीच में हो जाएगी, और हफ्ते के एंड में मैं आपसे डिस्कशन, लाइव डिस्कशन के दौरान वो सभी आंसर्स डिस्कस करूंगा और ये बताऊंगा कि उस आंसर्स में आपने कैसे इंप्रूवमेंट करनी है। साथ ही साथ आप अपने पर्सनल डाउट्स भी मुझसे पूछ सकते हो, पर्सनल इन द सेंस जो आंसर राइटिंग में आपको पर्सनल डाउट्स आ रहे हैं वो आप मुझसे पूछ सकते हो, और उसमें आपको 10% का जो है डिस्काउंट मिल सकता है यदि आप इस्तेमाल करें कोड RAINA, रैना, RAINA। तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। धन्यवाद, थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।